Welcome back, dear student. Myself Rishma Kapoor from Jaipur, Rajasthan. लैब असिस्टेंट पीजीटी टीजीटी नीट की सीरीज में आज जिस टॉपिक से हम क्वेश्चंस को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टैक्सोनॉमी का। एक छोटा सा टॉपिक है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक या दो क्वेश्चन टैक्सोनॉमी में से आपके जरूर से बन जाते हैं। इससे पहले हमने जेनेटिक्स टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस किया है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। आज का हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, कुल को किन दो सोपानों के मध्य रखते हैं? कुल मीन्स फैमिली को किन दो के बीच में रखा जाता है? वंश व जाति, गण व वर्ग, वंश व गण, गण व वंश। इसमें आपको टैक्सोनॉमी कैटेगरी हायरार्ची आपको याद होगी तो आसानी से आप इस क्वेश्चन को नोट कर लेंगे। हायरार्ची में हमारा जो फर्स्ट स्टेप होता है, हमारा फर्स्ट टायर है किंगडम। किंगडम के बाद होता है डिवीजन। एनिमल के केस में ये फाइलम होता है। डिवीजन के बाद में क्लास, क्लास के बाद में ऑर्डर, ऑर्डर के बाद में फैमिली, फैमिली के बाद में जीनस एंड देन स्पीसीज। तो ये हमारी 7 मेन टैक्सोनॉमी कैटेगरीज हैं। हमसे पूछा है कि फैमिली किसके बीच में आती है, किन दो कैटेगरी के बीच में आती है? तो फैमिली यानी कुल किसके बीच में आता है? गण यानी कि ऑर्डर और वंश के बीच में। सो ऑप्शन डी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद न्यू सिस्टमैटिक्स किसने परिचित कराया? किसने दिया था सिस्टमैटिक वर्ड? लीनियस ने, बेंथम ने, हचिंसन ने या हक्सले ने? सो करेक्ट ऑप्शन इज डी हियर, हक्सले ने। आईसीबीएन पहली बार संशोधित हुई थी 1961 में, 1964, 1975 और 1953 में। स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन मैंने इसलिए यहाँ पर दिया है ताकि आप आईसीबीएन के लिए दो इंपॉर्टेंट डेट्स, दो इंपॉर्टेंट ईयर्स आपको ध्यान होने चाहिए। आईसीबीएन पहली बार लागू हुई थी 1961 में और फर्स्ट टाइम रिवाइज्ड हुई थी 1975 में। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। यहाँ पर आप क्वेश्चन सेकंड एंड क्वेश्चन थर्ड को अगर देखेंगे तो डायरेक्ट लाइन टू लाइन उठकर आया हुआ क्वेश्चन है। एनसीईआरटी में आपका दिया हुआ है। इस तरह के प्रश्न इजीएस्ट क्वेश्चन में होते हैं, लेकिन ये तभी बन सकते हैं जब आपने इनको अच्छे से रीड करा है, आपने थॉरोली अपने एनसीईआरटी को पढ़ा है, अपने नोट्स को बनाया हुआ है, तो इस तरह के इजी क्वेश्चन जो है आसानी से बन जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्गीकरण की सूक्ष्मतम या आधारभूत इकाई है? यूनिट ऑफ, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन या बेसिक यूनिट ऑफ क्लासिफिकेशन, वो होती है जाति। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी जातियां जिनमें आकारिकी समानताएं पाई जाती हैं किंतु इनमें परस्पर जनन नहीं होता कहलाती हैं? मीन्स ऐसी स्पीसीज जो मॉर्फोलॉजिकली तो सिमिलर दिखाई देती हैं लेकिन स्टिल उनमें रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, मीन्स नेचुरल रिप्रोडक्शन उनमें नहीं देखने को मिलता है। उन स्पीसीज को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन देख लेते हैं, नियोंटोलॉजिकल जाति, सिबलिंग जाति, एलोपेट्रिक जाति या मोर्फो जाति। तो बच्चों, नियोंटोलॉजिकल जाति ऐसी सभी लिविंग स्पीसीज जो कि इस वर्ल्ड में एट प्रेजेंट हमारे को दिखाई देती हैं, उन लिविंग स्पीसीज को हम कहते हैं नियोंटोलॉजिकल जातियां। तो ये ऑप्शन तो गलत हो गया। एलोपेट्रिक जातियां ऐसी होती है जो जियोग्राफिकली सेपरेट होती है, जिनके बीच में भौगोलिक अवरोध होते हैं, उनको हम एलोपेट्रिक जातियां कहते हैं। मॉर्फो जातियां ऐसी होती है जो मॉर्फोलॉजिकली सिमिलर दिखाई देती है, लेकिन सिबलिंग जातियां ऐसी होती हैं जिनमें आकारिकी मॉर्फोलॉजिकली सिमिलैरिटीज दिखती हैं लेकिन इनमें जनन नहीं पाया जाता। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। बच्चों, स्पीसीज के ऊपर, स्पीसीज कंसेप्ट पर ऑलरेडी एक वीडियो बना हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके नेट सेक्शन बी एंड पीजीटी बायोलॉजी के बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पादपों के वैज्ञानिक नामकरण की शुरुआत लीनियस की कौन सी पुस्तक के प्रकाशन से प्रारंभ हुई है? मीन्स पादपों के वैज्ञानिक नामकरण लीनियस ने किस बुक में दिए हैं? तो यहाँ पर इतना तो क्लियर हो गया आपको कि लीनियस की किताब पूछी हुई है, ठीक है, और लीनियस ने पादपों के वैज्ञानिक नामकरण दिए हैं स्पीसीज प्लांटेरम में। बच्चों, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक अपलोड कर दूंगी, पीडीएफ डाल दूंगी जिसमें कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स एंड उनके ऑथर दिए हुए हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है, पूछ लिया जाता है, तो आप वहां पर जाकर टैक्सोनॉमी में जो इंपॉर्टेंट बुक्स है एंड उनके ऑथर है आप जाकर वहां पर देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा,
शब्द टैक्सोन या वर्गक दर्शाता है एक जाति का नाम, एक वंश का नाम, कुल का नाम या किसी भी पद का वर्गीकीय समूह। तो टैक्सोन या वर्ग एक ग्रुप होता है जिसमें सिमिलर कैरेक्टर्स वाले हम ऑर्गेनिजम्स को रखते हैं। तो ये क्या है, ये किसी भी पद का वर्गीकीय समूह है। टैक्सोनॉमी हायरार्की में टैक्सोन एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट है हर्बेरियम स्पेसिमेन, जिसके आधार पर प्रथम बार नई स्पीसीज वर्णित की जाती है, कहलाती है। आपको पता है बच्चों, जब भी हम किसी नई स्पीसीज का डिस्क्रिप्शन देते हैं तो उसके साथ में रेफरेंस के लिए हमारे को एक स्पेसिमेन, टाइप स्पेसिमेन जिसे कहते हैं, वो देना जरूरी होता है। तो ऐसा टाइप स्पेसिमेन जिसके आधार पर पहली बार एक नई स्पीसीज का डिस्क्रिप्शन किया गया है, उस नई स्पीशीज का नामकरण किया गया है, तो उस टाइप स्पेसिमेन को हम क्या कहेंगे? ऑप्शन है सिनटाइप, पैराटाइप, होलोटाइप या नियोटाइप। सो ऑप्शन बी इज राइट हियर। होलोटाइप होता है जिसके आधार पर किसी स्पीशीज का पहली बार नामकरण एंड डिस्क्रिप्शन किया जाता है। नियोटाइप तब होता है जब होलोटाइप, सिनटाइप, पैराटाइप सब लॉस्ट हो जाते हैं हमारे, तब हम नए तरीके से नया स्पेसिमेन लेकर उसको एज ए सिंगल टाइप स्पेसिमेन रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि मैक्सिमम सिमिलैरिटीज दिखाता है हमारे पहले डिस्क्रिप्शन किए गए डेटा से। तो उस स्पेसिमेन को हम नियोटाइप कहते हैं। पैराटाइप होता है जब भी ऑथर किसी भी नई स्पीसीज का डिस्कस करता है, डिस्क्राइब करता है, तो जितने भी सैंपल्स को वो लेता है, स्पेसिमेन को लेता है, उसे हम पैराटाइप कहते हैं। सिनटाइप होता है ऑथर होलोटाइप जब डेजिग्नेट नहीं करता, तो दो या दो से ज्यादा स्पेसिमेन से किसी एक को वो लेता है एज ए सिनटाइप, तो ये हो जाता है हमारा सिनटाइप। स्पेसिमेन, टाइप स्पेसिमेन के ऊपर भी एक वीडियो बना हुआ है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, अब वहां पर जाकर आसानी से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट है जाति की जैविक धारणा, यानी बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज मुख्य रूप से किस पर आधारित है? अकारिकी लक्षण, अकारिकी और जनन की विधि, केवल जनन की विधि या जनन व्युत्पत्ति। बच्चों क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, ऑप्शंस को भी उतने ही ध्यान से हमें समझना होता है। हमसे पूछा गया है बायोलॉजिकल कंसेप्ट पूछा गया है, स्पीसीज का बायोलॉजिकल कंसेप्ट कौन से कैरेक्टर्स पर आधारित है? तो जो जैविक धारणा होती है, स्पीसीज कंसेप्ट है, बायोलॉजिकल स्पीसीज कंसेप्ट है, वो क्या कहता है कि ऐसे ऑर्गेनिजम्स का समूह या ऐसा पॉपुलेशन का ग्रुप जो कि मॉर्फोलॉजिकल सिमिलरिटी दिखाता है, लेकिन वो पोटेंशियली रिप्रोडक्शन कर सकता है और उनसे जो प्रोजेनी बनेगी वो भी फर्टाइल होती है। ठीक है, तो मीन्स एक वर्ड है यहाँ पर पोटेंशियली रिप्रोड्यूस करना, ठीक है, जनन करना, लैंगिक जनन करना, जनन की विधि नहीं है, ठीक है, लैंगिक जनन है। या फिर बायोलॉजिकल कंसेप्ट ऑफ स्पीसीज कहता है ऐसा ग्रुप, पॉपुलेशन का एक ऐसा ग्रुप जो दूसरी पॉपुलेशन से रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है, मतलब एक ग्रुप आइसोलेशन रिप्रोडक्शन कर सकता है लेकिन वो दूसरे ग्रुप के साथ में रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता। जस्ट सपोज ये ग्रुप है पॉपुलेशन का, ठीक है, ये है ए स्पीस पॉपुलेशन ग्रुप और एक ये है दूसरा बी पॉपुलेशन ग्रुप, ठीक है। तो ए के जो मेंबर्स हैं वो तो आपस में रिप्रोडक्शन कर सकते हैं, लेकिन ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है बी से, बी के साथ, बी के मेंबर के साथ में ए के मेंबर्स जो है रिप्रोडक्शन या लैंगिक जनन नहीं कर सकते। तो इस चीज को हम कहते हैं रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होना या फिर जनन व्युत्पत्ति। सो ऑप्शन डी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है नामकरण की द्विनाम पद्धति को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? बाइनोमियल नोमेनक्लेचर किसने दिया था? मैग्नस, बोहिन, लीनियस या सिसिल पिनी? ध्यान रखना है, हमने क्या पूछा गया है, किसने प्रस्तुत किया था सर्वप्रथम? तो ये जो बाइनोमियल नोमेनक्लेचर है सबसे पहले बोहिन ने दिया था, हालांकि लीनियस ने इसको यूज किया था, लेकिन ये जो पद्धति है, ये जो सिस्टम है, बोहिन ने दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, टेक्सोनोमी में मुख्य टेक्सा की संख्या कितनी होती है? मीन्स मेन कैटेगरीज कितनी है? मेन कैटेगरीज कितनी है टेक्सोनोमी में? सो वी नो
टैक्सोनॉमी में 7 मेन कैटेगरीज होती हैं। सो ऑप्शन ए इज राइट हियर। कौन सी 7 मेन कैटेगरीज है हम पढ़ चुके हैं, वीडियो ऑलरेडी बना हुआ है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। किंगडम है, फाइलम, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जीनस एंड स्पीसीज, ये 7 मेन कैटेगरीज है। हर्बेरियम शीट की स्टैंडर्ड साइज होती है। अगेन बच्चों ऐसा क्वेश्चन है जो बिल्कुल एनसीईआरटी से लाइन टू लाइन उठकर बना हुआ है, इजी है, लेकिन ये तभी कर सकते हैं जब हमने अपनी बुक्स को अच्छे से पढ़ा है, हमने सिलेबस को अच्छे से पढ़ा है। सो ऑप्शन बी इज राइट है। 11.5 इंटू 16.5 इंच ये हर्बेरियम शीट की स्टैंडर्ड साइज होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादपों और जंतुओं की अज्ञात जातियां कहाँ पर सर्वाधिक पाई जाती हैं या कहाँ पर अधिक संख्या में पाए जाने की संभावना होती है। मीन्स सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी कहाँ पर मिलती है, कहने का मतलब ये है पादप और जंतु की स्पीसीज कहाँ पर सबसे ज्यादा मिलेंगी, समशीतोष्ण वन में, दक्षिण ध्रुव पर, टेगा वन में या उष्ण कटिबंधीय वन में। सो ऑप्शन डी इज राइट हियर। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होते हैं वहां पर सबसे ज्यादा बायोडाइवर्सिटी मिलती है। नेक्स्ट है, टेक्सा या वर्गकों की क्रमबद्ध व्यवस्था को क्या कहते हैं। जब हम टेक्सा को सिस्टमेटिकली अरेंज्ड करते हैं तो उसको हम उनके अरेंजमेंट को हम क्या कहते हैं, निर्देशिका, जीनियोलॉजी, वर्गीकी या पदानुक्रम। सो टेक्सा का क्रमबद्ध अरेंजमेंट वो कहलाता है हायरार्ची या पदानुक्रम। कौन सा कथन सही है। पादपों में पुनर्नाम मान्य नहीं है। पुनर्नाम होते हैं टोटोनिम्स। क्या होते हैं, टोटोनिम्स, ठीक है। सो प्लांट्स में टोटोनिम्स मान्य नहीं है। कथन सही है पूछा है हमसे। सो ये जो ऑप्शन है ये सही है। प्लांट्स में टोटोनिम्स नहीं रख सकते, मीन्स जीनस और स्पीसीज का नेम सेम नहीं हो सकता। अनदर ऑप्शंस भी हमें पढ़ लेने चाहिए क्योंकि कई बार मोर देन 1 ऑप्शंस करेक्ट होते हैं। जंतुओं में पुनर्नाम मान्य नहीं है तो ये गलत है। जंतुओं में टोटोनाम है, जैसे केटेला केटेला। पुनर्नाम प्राय जंतुओं में, कभी कभी पादपों में मान्य, तो ये ऑप्शन भी गलत है। पुनर्नाम केवल जीवाणुओं में मान्य है, ये भी गलत है। सो करेक्ट ऑप्शन ए, पौधों में या पादपों में पुनर्नाम जो है वो मान्य नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, कौन सा नाम अमान्य होगा। मीन्स ऐसा कौन सा नाम है जो कि प्रस्तुत किया जाएगा, चाहे प्लांट्स का हो या एनिमल का हो, वो रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो ये हम तभी पढ़ सकते हैं, तभी इस तरह के क्वेश्चंस को हम अटेम्प्ट कर सकते हैं जब हमने ICBN को उसके लॉज को अच्छे से पढ़ा है, नेम ऑफ रिजेक्शंस क्या होते हैं ये हमें पता है। नाम जिसे स्पीसीज प्लांटेरम में प्रकाशित नहीं किया गया, तो ये कोई नियम नहीं है रिजेक्शन का। नाम जिसे 61 से पहले प्रस्तुत किया गया है, ये भी नहीं है। 1753 से पहले जो नाम दिए गए वो नाम मान्य नहीं है, लेकिन उसके बाद के नाम अगर वो ICBN के अकॉर्डिंगली दिए गए तो मान्य है, ठीक है। नाम जो लैटिन में नहीं है लेकिन ग्रीक में है, तो ये भी, इससे भी नाम रिजेक्ट नहीं होता है। नेम शुड बी ओरिजिनेटेड फ्रॉम लैटिन लैंग्वेज यूजुअली, बट ग्रीक लैंग्वेज के नेम अगर है तो वो भी मान्य होता है, ठीक है। यूजुअली लैटिन लैंग्वेज में दिया जाता है, लेकिन ग्रीक में भी नाम रखा जा सकता है क्योंकि लैटिन एंड ग्रीक दोनों ही डेड लैंग्वेजेस हैं। नाम जिसके लिए होलोटाइप निश्चित नहीं किया गया, तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट है। जब भी किसी नई स्पीसीज का, चाहे वो प्लांट की हो चाहे एनिमल की हो, हम इसका नाम देते हैं, उसका नामकरण रखना होता है, तो उसके साथ में आपको पता है होलोटाइप होना बहुत जरूरी है। बिना होलोटाइप के कोई भी वैज्ञानिक नाम मान्य नहीं होता, वो रिजेक्ट हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेक्सोनोमी का व्यवहारिक महत्व क्या है। मीन्स प्रैक्टिकल यूटिलिटी क्या है टैक्सोनॉमी की, हम क्यों पढ़ रहे हैं टैक्सोनॉमी को। वर्गीकरण करने के लिए, विविधता को समझने के लिए, विकास को समझना या सजीवों की पहचान करना। तो टैक्सोनॉमी का व्यवहारिक महत्व या प्रैक्टिकल इसकी एप्लीकेशन है आइडेंटिफिकेशन करना। जो इतने वास्ट नंबर में हमारी स्पीसीज है, प्लांट की है, एनिमल की है, तो उनको पहचानना। ऑप्शन डी इज राइट है, सजीवों की पहचान करना। ऑथर ऑफ बुक फ्लोरा ब्रिटिश इंडिका, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है ये, ठीक है। अक्सर ये पूछा गया है, पीजीटी में आए हुए क्वेश्चंस। फ्लोरा ब्रिटिश इंडिका किसने लिखी है। आंसर बी है इसका राइट, जेडी हुकर ने ये लिखी है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विकासीय वर्गीकरण कहलाता है। विकासीय वर्गीकरण मीन्स ऐसा वर्गीकरण जो जैव विकास पर आधारित होता है। तो उस टाइप के क्लासिफिकेशन सिस्टम को हम क्या कहते हैं? कृत्रिम विधि आर्टिफिशियल है, प्राकृतिक है, जाति वृत्तीय यानी कि फाइलोजेनेटिक है, या कोई भी नहीं। तो ऐसा वर्गीकरण जो जैव विकास पर आधारित होता है उसको हम फाइलोजेनेटिक टाइप का क्लासिफिकेशन कहते हैं, जिसमें फाइलोजेनी देखी जाती है, ओरिजिन देखा जाता है। नेक्स्ट है, एक ही जाति के ऐसे सदस्य जो समान वातावरण में पाए जाते हैं और जिनमें आनुवंशिक विभिन्नताएं पाई जाती हैं कहलाती हैं। मीन्स हमसे पूछा गया ऐसे सदस्य जो एक ही जाति में रखे गए हैं लेकिन फिर भी उनमें आनुवंशिक विभिन्नताएं मिलती हैं, ठीक है, तो उनको हम क्या कहेंगे? बायोटाइप, इकोटाइप, इकोफिन या इकार्ड्स। तो ऐसे सदस्य जो समान वातावरण में मिलते हैं लेकिन उनके बीच में जेनेटिक वेरिएशंस होते हैं। ये जो वेरिएशंस है ये आनुवंशिक लेवल पर है, मीन्स ये जेनेटिक है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये वेरिएशंस परमानेंट है, ठीक है, टेम्परेरी नहीं है, ये परमानेंट वेरिएशंस होते हैं। इस कारण ये जो मेंबर्स हैं ये आपस में रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। ऐसे मेंबर्स को हम कहते हैं बायोटाइप, ठीक है। बायोटाइप के एग्जाम्पल हैं जैसे कि पत्ता गोभी, फूल गोभी, गांठ गोभी, तीनों एक ही स्पीसीज ब्रेसिका ओलेरेसिया में रखे गए हैं लेकिन ये तीनों आपस में सेक्सुअली रिप्रोड्यूस नहीं कर सकते। ये एक दूसरे के बायोटाइप होते हैं। नेक्स्ट है, टेक्सोनोमी का पहला चरण है पहचान, नामकरण, वर्गीकरण या सहसंबंध। मीन्स टेक्सोनोमी का फर्स्ट स्टेप क्या है? जब भी हम किसी भी इस ऑर्गेनिज्म को हम क्लासिफाई करेंगे तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? उसको पहचानते हैं। आइडेंटिफिकेशन इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ टेक्सोनोमी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जेनेरा प्लांटेरम किसने लिखी? अगेन स्टूडेंट देखिए, मीन्स आपको एक बुक दे रखी है, ऑथर पूछा हुआ है, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं टेक्सोनोमी में, अक्सर ऐसा प्रश्न बन जाता है। तो जेनेरा प्लांटेरम लिखी थी बेंथम हुकर ने। नेक्स्ट है, लिनियस का वर्गीकरण मुख्यतः आधारित है। लिनियस ने जो क्लासिफिकेशन दिया था जिसमें उसने एंजियोस्पर्म प्लांट्स को या फ्लावरिंग प्लांट्स को 24 क्लासेस में डिवाइड किया है। तो ये उनका वर्गीकरण किस कैरेक्टर के ऊपर बेस्ड है? बाह्य दल, तना, दल या पुंकेसर, मीन्स सेपल्स, पेटल्स, स्टेम या स्टेमन्स। तो लिनियस का जो वर्गीकरण है वो एक आर्टिफिशियल टाइप का वर्गीकरण है जो कि पुंकेसर या स्टेमन्स के ऊपर आधारित है। निम्न में से कौन सी किताब थियोफ्रेस्टस द्वारा लिखी गई थी? इंक्वायरी इनटू प्लांट्स, कॉजेज ऑफ प्लांट्स, हिस्टोरिया प्लांटेरम, ऑल ऑफ द अबव। थियोफ्रेस्टस ने कौन सी किताब लिखी है? तो ये तीनों ही किताबें थियोफ्रेस्टस द्वारा लिखी गई हैं। ऑप्शन डी इज राइट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पादप वर्गीकरण प्रस्तुत किया था। सबसे पहले पादपों का वर्गीकरण किसने दिया? लिनियस ने, थियोफ्रेस्टस ने, जॉन रे ने या डार्विन ने? तो पादपों का प्रथम वर्गीकरण दिया था थियोफ्रेस्टस ने। थियोफ्रेस्टस ने प्लांट्स को हैबिट की बेस पर, हैबिट कैरेक्टर्स के बेस पर 4 कैटेगरीज में डिफरेंशिएट किया है। वो कैटेगरीज थी जिसको थियोफ्रेस्टस ने दिया, हर्ब्स, श्रब्स, अंडर श्रब्स एंड ट्रीज, ठीक है। इन 4 कैटेगरीज में थियोफ्रेस्टस ने प्लांट्स को हैबिट के बेसिस पर डिफरेंशिएट किया है। शाख, श्रब्स, झाड़ियाँ, शुभ जिसे कहते हैं झाड़ी, जो झाड़ी के नीचे छोटे छोटे शुभ मिलते हैं, एंड वृक्ष। किस किताब ने वर्गीकी वैज्ञानिकों की विचारधारा को सर्वाधिक प्रभावित किया है? ऐसी किताब जिसके कारण जो फाइलोजेनी जो है डेवलप हुई है, ठीक है, इवोल्यूशनरी क्लासिफिकेशन का कंसेप्ट आया है। तो ऐसे कौन सी किताब है? इंक्वायरी इनटू प्लांट्स, ओरिजिन ऑफ लाइफ, जेनेरा प्लांटेरम या ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। तो ये ऑप्शन है हमारा डी राइट, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज। बहुत ही फेमस बुक है, चार्ल्स डार्विन की लिखी हुई। इस बुक में चार्ल्स डार्विन ने फाइलोजेनी जैव विकास को डिटेल में बताया है। नेक्स्ट है, विटेकर प्रसिद्ध है।
द्विजगत वर्गीकरण के लिए, चार जगत वर्गीकरण के लिए, पंच जगत वर्गीकरण के लिए, जीवाणु व नील हरित शैवाल में विभेद के लिए। तो विटेकर क्यों प्रसिद्ध है? बच्चों आपने पढ़ा होगा, विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है, पंच जगत वर्गीकरण। सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। द्विजगत वर्गीकरण दिया था लीनियस ने, और चार जगत वर्गीकरण जो है वो कॉपलैंड ने दिया है। विटेकर का 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के कारण विटेकर जो है प्रसिद्ध है, और ये वाइडली एक्सेप्टेड सिस्टम है। सजीवों का पंच जगत में विभाजन किस पर आधारित है? विटेकर ने किन कैरेक्टर्स के बेसिस पर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है? कोशिका संरचना की जटिलता, सजीव शरीर की जटिलता, पोषण की विधि, या उपरोक्त सभी। ठीक है, यहाँ पर है उपरोक्त सभी। सो ऑप्शन डी इज राइट हियर। ये तीनों कैरेक्टर्स थे जिनके बेसिस पर विटेकर ने 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन दिया है। आइक्लर के अनुसार क्रिप्टोगेमिया में सम्मिलित हैं। आइक्लर ने क्रिप्टोगेमिया में कौन से प्लांट्स रखे हैं? जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, थैलोफाइट्स एंड जिम्नोस्पर्म्स, थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट एंड टाइडोफाइट्स, या केवल एंजियोस्पर्म्स। आइक्लर ने प्लांट्स के 2 सिस्टम डिवीजन किए, क्रिप्टोगेमिया एंड फेनरोगेमिया। क्रिप्टोगेमिया में आइक्लर ने रखा था थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा, एंड फेनेरोगेमिया में आइक्लर ने सभी फ्लावरिंग प्रोड्यूसिंग प्लांट, सीड प्लांट्स को रखा है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज राइट हियर। एम्ब्रियोफाइटा में सम्मिलित है। एम्ब्रियोफाइटा भ्रूणीय पादप जो होते हैं, मीन्स जिनमें भ्रूण बनता है, तो कौन से पादप उसमें रखे गए हैं? केवल एंजियोस्पर्म, शैवाल व कवक, ब्रायोफाइटा व टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा के अलावा सभी पादप। बच्चों आपने क्लासिफिकेशन को अच्छे से पढ़ा है, कंसेप्ट आपको क्लियर है, टर्म्स आपको क्लियर है, आप आसानी से इस तरह के क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एम्ब्रियोफाइटा मीन्स जिसमें भ्रूण बनता है, तो भ्रूण शैवालों को छोड़कर सभी पादपों में भ्रूण बनता है। ठीक है, और शैवाल किस में आते हैं? थैलोफाइटा में। थैलोफाइटा में रखे जाते थे शैवाल, जिनका थैलस लाइक बॉडी होता है। सो ऑप्शन डी इज राइट हियर। थैलोफाइटा के अलावा सभी पादप, चाहे वो ब्रायोफाइटा हो, टेरिडोफाइटा हो, जिम्नोस्पर्म हो, एंजियोस्पर्म हो, किस में रखे गए थे? एम्ब्रियोफाइटा में रखे गए थे। बच्चों आज हमने टेक्सोनोमी टॉपिक के ऊपर कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस किया है। मेरा पर्पस यही है कि आपको पता चल सके कि इस टॉपिक में से किस तरह के क्वेश्चंस बन जाते हैं। हमें इन चीज़ों को ध्यान में रखकर ही अपने सिलेबस को तैयार करना है, अपने टॉपिक्स को डिस्कस करना है, पढ़ना है। मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करें। आपके अपने टॉपिक के रिगार्डिंग कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो उसके लिए आप मुझे मैसेज कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन में, एंड मेरा नंबर दिया गया है। थैंक यू सो मच स्टूडेंट।